हेलो दोस्तों, मैं हृदय यादव उपस्थित हूँ आपके साथ एक नए वीडियो के साथ आपके अपने चैनल स्टडी रूम में। ये आज का जो टॉपिक है वो है हड़प्पा सभ्यता का आर्थिक जीवन एवं व्यापार। यानी हड़प्पा सभ्यता का जो व्यापार था वो किस तरीके के था और उस समय के लोगों का जो आर्थिक जीवन था वो किस कोटि का जीवन था। बेसिकली मैंने आपको बताया था कि हड़प्पा सभ्यता उसके नगरीकरण और व्यापार के लिए ही मुख्य रूप से जानी जाती है। इसी वजह से विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में सबसे उच्च कोटि की सभ्यता मानी जाती है। तो हम इससे पहले के वीडियो में आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा, जिन लोगों ने नहीं देखा है वो कृपया जाके उस वीडियो को देख लें। और हाँ, वीडियो को देखने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे जो भी वीडियो आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और जो व्यूवर्स वीडियो को देख रहे हैं उनको अच्छा लग रहा है तो लाइक या कमेंट कर दें। और अपने जो भी साथी हैं जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, विशेष रूप से जीआईसी प्रवक्ता, पीजीटी, टीजीटी और यूपीपीएससी की जीएस की तैयारी कर रहे हैं, या यूपी ट्रिपल एससी या एसएससी, बाकी तमाम एग्ज़ामों के लिए जो जीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा और उनकी तैयारी में एक मददगार साबित होगा। तो सबके साथ शेयर करिए। मेरा जो पुराना वीडियो है वो हड़प्पा सभ्यता के नगरीकरण पे है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है, आप जाके उसको देख लें। और पुराने वीडियो देखेंगे तो हड़प्पा सभ्यता बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रही होगी और मुझे लगता है कि आपके जो डाउट हैं वो क्लियर भी हो रहे होंगे। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं व्यापार और आर्थिक जीवन कैसा था। ठीक है, देखिए, व्यापार के लिए ज़रूरी है आपकी कृषि और पशुपालन बहुत ही उच्च कोटि का हो। ऐसा नहीं है कि व्यापार एक त्वरित होने वाली घटना है। व्यापार के लिए आपका कृषि सेक्टर बहुत ही डेवलप होना चाहिए, जिससे कृषि अधिशेष मिले बचेगा, तब आप व्यापार कर पाएंगे। तो सैंधव सभ्यता के बारे में आप इतना तो जान ही गए हैं कि किस क्षेत्र में सैंधव सभ्यता के मुख्यतः नगर फले फूले। सैंधव सभ्यता नदी घाटियों में फली फूली, विशेष रूप से सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियाँ, सरस्वती नदी और उसकी सहायक नदियाँ। तो जो नदी घाटियों के जो कछार होते हैं वो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं, है ना। जब नदियों में हर साल बाढ़ आती है तो बाढ़ के साथ जड़ोल मिट्टी बहा के लाती है वो बाढ़, और जब बाढ़ सूख जाती है तो वो ज़मीन बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ और प्रोडक्टिव हो जाती है। तो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग होते थे, जो वहाँ निवास कर रहे थे, वो लोग, जैसे कि मैंने मैप में आपको दिखाया था, तो फिलहाल यह मैप नहीं है, आप समझिए। हाँ, सिंधु नदी और उसके आसपास के जो सहायक नदियाँ हैं, है ना, पाकिस्तान का पंजाब क्षेत्र, भारत का जो पंजाब क्षेत्र है, ये काफ़ी प्रोडक्टिव माने जाते हैं एग्रीकल्चर दृष्टि से। तो इन क्षेत्रों में सिंधु सभ्यता के लोग कृषि कर रहे थे और कृषि उत्पादन काफ़ी बड़े पैमाने पर था। इससे वहाँ पर व्यापार को गति मिली। ठीक है, कृषि बड़े पैमाने पर था, इसके प्रमाण हमको, आपने पीछे जो वीडियो मेरे देखे होंगे सैंधव सभ्यता के विस्तार के, जो उसमें मटेरियल मैंने आपको बताया है, जो उत्खनन सामग्री है, उसको पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी उस वीडियो को देखेंगे तो वहाँ कृषि के सारे आपको ऐसे साक्ष्य मिलते हैं जिस आधार पर आप कह सकते हैं कि कृषि और पशुपालन बहुत उच्च कोटि का हो रहा था। कृषि के लिए हमारे पास कालीबंगा से जुता हुआ खेत मिला है ना। जब कृषि इतने बड़े उच्च कोटि के पैमाने पर हो रही थी, जाहिर सी बात है कि खेतों की गुड़ाई के लिए जो हल का प्रयोग किया जा रहा होगा, तो बनाहवली से आपको हल का साक्ष्य भी मिला है। तो कृषि करने के सारे
जो लक्षण है वो आपको दिख रहे हैं। राखीगढ़ी, है ना, बनावली, इन सारी जगहों से सिंचाई के साक्ष्य भी मिलते हैं। जैसे मैंने बताया था, धौलावीरा से 15-16 से अधिक तालाब मिले हैं जो पत्थरों को काट के बनाया गया है। उन तालाबों में पानी को स्टोर कर लिया जाता था और वो पानी कृषि के सिंचाई के लिए यूज किया जाता था, है ना। बनावली से, राखीगढ़ी से कुएं मिले हैं। इन कुओं में के सारे एक नाली बनी हुई है जिससे कुओं का पानी उस नाली के माध्यम से खेतों की सिंचाई के लिए जाया करता था। दूसरा, नहर के साक्ष्य कम ही मिले हैं, लेकिन सुरतगोई जो अफ़गानिस्तान में एक स्थल मैंने आपको बताया था, वहाँ से सुरतगोई में नहर से सिंचाई किए जाने के भी साक्ष्य मिलते हैं। तो इन सारी चीज़ों से इतना तो साबित होता है कि हड़प्पा सभ्यता में जो कृषि हो रही थी बड़े पैमाने पे हो रही थी और बहुत उच्च कोटि की कृषि हो रही थी। प्रोडक्शन में हमारे पास बहुत सारी फसलें भी वहाँ अवेलेबल मिलती हैं। बड़े बड़े अन्नागार मिले हैं। जब अन्नागार बड़े बड़े मिले हैं तो जाहिर सी बात है अधिशेष बहुत ज़्यादा रहा होगा, है ना। कृषि अधिशेष होगा तभी ना अन्नागार बनेंगे। तो कृषि अधिशेष की वजह से आपके पास लोथल, कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, इनसे बड़े बड़े अन्नागार मिले हैं, है ना, जिसमें आपको मुख्य रूप से गेहूँ, जौ, सरसों, है ना, तरबूज की, खरबूज की, ये सारी खेतियाँ की जाती थी, है ना। और आपके चावल के भी साक्ष्य मिले हैं, है ना। धान की भूसी रंगपुर से मिली है। तो ये सारे प्रमाण पूरी तरह से ये साबित करते हैं कि सैंधव स्थलों में, सैंधव क्षेत्र में कृषि का जो अधिशेष था बड़े मात्रा में, यानी कृषि हो रही थी और उस अधिशेष ने व्यापार को गति दे दी। ठीक है, जैसे आप अपना प्रोडक्शन करते हैं और आपकी खपत के लिए 1 कुंटल गेहूं की आवश्यकता है और आप पैदा करते हैं 9 कुंटल या 10 कुंटल, तो आप शेष गेहूं को फेंकेंगे तो नहीं, क्या करेंगे, बेच देंगे, व्यापार करेंगे उसका। तो सेम कंडीशन है, जब आपके आवश्यकता से ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो आप उसको व्यापार में यूज करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हड़प्पा सभ्यता की कृषि और पशुपालन भी आपके वहाँ साक्ष्य मिलते हैं। पशुपालन में आपका बैल है ना। हालांकि गाय का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है, लेकिन गाय के मतलब कोई ऐसा साक्ष्य नहीं मिला है जहाँ से गाय की कोई मूर्तियाँ मिली हों, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जब साक्ष्य नहीं मिला है तो नहीं होंगी। तो बैल है आपका, है ना। घोड़े के कपाल खंड के साक्ष्य भी मिले हैं। हाथी है, बकरी है, भेड़ है, गधे के भी कुछ साक्ष्य मिले हैं। तो बहुत सारे पशुओं का भी वहाँ पालन पोषण होता था। राजस्थान में ऊँट, कालीबंगा से ऊँट के साक्ष्य मिले हैं। तो इस तरीके से हमारे पास वहाँ पे पशुपालन और कृषि के पर्याप्त मात्रा में साक्ष्य उपलब्ध होते हैं, है ना। इन्हीं सब कारणों ने सैंधव सभ्यता के व्यापार को गति दे दी। जब हम व्यापार की बात करते हैं तो सैंधव सभ्यता का या हड़प्पा सभ्यता का जो व्यापार था वो मतलब आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार का था। आंतरिक व्यापार मतलब अपने सैंधव सभ्यता के ही स्थलों में, और बाह्य मतलब विदेशी व्यापार। उस समय तत्कालीन सभ्यताएं मैंने बताया था उस समय जो रन कर रही थी, जैसे कि मेसोपोटामिया की सुमेरियाई सभ्यता, है ना, मिस्र की सभ्यता, उस समय आपका नील नदी के किनारे जो सभ्यताएं रन कर रही थी, बहरीन, ईरान, मध्य एशिया, इन सारे देशों से, फारस की खाड़ी, है ना, अफ्रीका के पूर्वी समुद्र तटीय मैदान मतलब जो देश हैं, उनसे हड़प्पा सभ्यता के व्यापार के साक्ष्य मिलते हैं। व्यापार के लिए सारी परिस्थितियां एकदम आपको स्पष्ट दिखती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लोथल जो गुजरात में एक महत्वपूर्ण स्थल है, वहाँ से गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है। गोदीवाड़ा मतलब बंदरगाह, जिससे समुद्री व्यापार के प्रमाण की पुष्टि होती है ना। बहुत सारे लोथल से विदेशी जो वस्तुएं हैं उनके प्रमाण भी मिले हैं, है ना। जैसे बटन के आकार की मोहर, गोलाकार मोहरें, है ना। और ये लोथल, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा,
कालीबंगा, इन सारे स्थलों से विदेशी वस्तुओं के भी कुछ प्रमाण मिलते हैं। और भारत में जो सैंधव सभ्यता रन कर रही थी, जो हड़प्पा सभ्यता रन कर रही थी, उसके भी जो वस्तुएं थी वो, जैसे मेसोपोटामियाई सभ्यता हो, बहरीन हो, है ना, मध्य एशिया हो, तुर्कमेनिस्तान में कुछ स्थलों से, और आपका फारस की खाड़ी हो, इन सारे जगहों से हड़प्पा सभ्यता के भी जो प्राप्त होने वाली वस्तुएं थी वो मिली हैं। तो इन सारे साक्ष्यों से ये प्रमाणित होता है कि हड़प्पा सभ्यता का इन सारी सभ्यताओं से या इन देशों से हमारा वैदेशिक व्यापार के साक्ष्य मिलते हैं। अगर हम बात करें हड़प्पा सभ्यता का विदेशी व्यापार, देखिए व्यापार का मैंने आपको बताया था कि जल और थल दोनों ही प्रकार का, जल का प्रमाण तो मिल ही रहा है, थल का प्रमाण जैसे कि जो स्थानीय सैंधव सभ्यता के नगर थे, तो सैंधव सभ्यता में आपस में भी तो कनेक्टिविटी थी, एक दूसरे के नगरों से जो चीज़ें वहाँ मिल रही हैं वहाँ से एक दूसरे में व्यापार होता था। तो बैलगाड़ी का भी साक्ष्य मिला है ना, इक्का गाड़ी का भी साक्ष्य मिला है। तो इन सारे माध्यमों से ये प्रतीत होता है कि स्थानीय व्यापार के लिए इन सब चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता था। बाह्य अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार था उसके लिए स्थल मार्ग और जल मार्ग दोनों का, जैसे कि आप भारत के बगल में पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान होते हुए हम ईरान से स्थली ईरान और अफ़गानिस्तान से स्थली व्यापार भी करते थे, है ना, स्थल के माध्यम से। मेसोपोटामिया और बाकी सभ्यताओं से हम लोग समुद्र के माध्यम से भी व्यापार करते थे। तो दोनों ही प्रमाण हमारे पास उपलब्ध हैं। हड़प्पा सभ्यता का विदेशी व्यापार मुख्य रूप से आपका मेसोपोटामिया, मिस्र, बहरीन, ईरान, मध्य एशिया, पूर्वी अफ्रीका, इन सब क्षेत्रों से मिलता है। मेसोपोटामिया का जो उर नगर है वो, जैसे कि लोथल में, गुजरात में जो हड़प्पा सभ्यता का लोथल है बंदरगाह नगर, वैसे ही मेसोपोटामिया का ये उर बंदरगाह नगर है, वहाँ पर भी ये बंदरगाह मिला है। ठीक है, लगास्किस ये वहाँ के शहर हैं। ठीक, मेसोपोटामिया से जो आयातित वस्तुएं आपको मिली हैं, हम ये कैसे कहेंगे कि मेसोपोटामिया से हड़प्पा सभ्यता की कनेक्टिविटी थी? तो वहाँ की कुछ चीज़ें आपको यहाँ मिलती हैं अपनी हड़प्पा सभ्यता में, जिससे हम एक दूसरे के संपर्क होने की पुष्टि करते हैं। जैसे हरिताभ रंग का क्लोराइड प्रस्तर, हरिताभ रंग का एक क्लोराइड पत्थर है, वो मोहनजोदड़ो से मिला है। सुमेरियाई नाव के अंकन की एक मोहर है ना, सुमेरियाई जो नावें हैं उसके अंकन की नावों के अंकन की एक मोहर हमको मोहनजोदड़ो से मिली है। 3 मोहरें और मोहनजोदड़ो से मिली हैं जो सुमेरियाई मूल की हैं। हड़प्पा से प्राप्त खानेदार मनके, है ना, हालांकि ये खानेदार मनकों का जो मनके हड़प्पा सभ्यता में भी थे, लेकिन खानेदार मनके हड़प्पा सभ्यता की पहचान नहीं थी। तो ये जो मनके हैं वो सुमेरियाई सभ्यता के माने जाते हैं। तो ये सुमेरियाई सभ्यता के व्यापार को प्रमाणित करते हैं। लोथल से एक बटन के आकार की मोहर मिली है, जो भी सुमेरियाई या मेसोपोटामियाई मूल की जो सभ्यता है उसकी मानी जाती है। तो ये सारे प्रमाण हैं जो ये साबित करते हैं कि हमारा मेसोपोटामियाई सभ्यता के साथ व्यापार हो रहा था। ठीक है, वैसे भी जो सुमेरिया के जो मेसोपोटामिया के शासक हैं, जो सारगोन है ना, सारगोन जो पीरियड माना जाता है, सारगोन काल, वो 2400 से 1750 BC ये सारगोन काल है। इस टाइम पीरियड में मेसोपोटामिया के साथ हमारे व्यापार उच्च कोटि का व्यापार था। मेसोपोटामिया के एक अभिलेख मिला है, सारगोन अलग जो शासक है उसका एक अभिलेख है, उसमें उस अभिलेख में मेहलुआ, माकन, बहरीन और मगन, मेहलुआ, दिलमुन और मागन,
इन शब्दों का उल्लेख है। तो इनकी जो पहचान की गई है वो मेहलुआ की पहचान सिंधु क्षेत्र में महत्वपूर्ण नगर मोहनजोदड़ो, या कहीं कहीं आपको मोहनजोदड़ो मिल जाएगा, सिंधु क्षेत्र मिल जाएगा। तो जो मेहलुआ की पहचान सैंधव सभ्यता के मोहनजोदड़ो से की गई है या सिंधु क्षेत्र से। ऐसे ही दिलमुन की पहचान बहरीन से की गई है, बहरीन द्वीप से, और मगन की पहचान बलूचिस्तान से की गई है। तो इस अभिलेख से व्यापार के प्रमाण साबित होते हैं, है ना। तो उसमें जो पता चलता है कि जो सारगोन काल है 2400 BC से लेकर 1750 BC तक, इस टाइम पीरियड में मेसोपोटामिया के और हड़प्पा के बीच जो व्यापार है वो काफ़ी उच्च कोटि का व्यापार है, बड़े पैमाने पर व्यापार हो रहा है। बाद के चरणों में ऐसा देखा गया है कि 1700 BC के बाद से मेहलुआ का नाम नहीं मिलता है। इससे ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि 1700 BC के बाद लगभग हमारा मेसोपोटामिया के साथ विदेशी जो व्यापार था वो ख़त्म हो गया था या किसी कारणवश बंद हो गया था। तो इससे ये सैंधव सभ्यता के लिए एक ड्रॉबैक भी था, और यही कारण था कि सैंधव सभ्यता का आगे पतन भी हुआ। तो जब पतन होगा तब हम बताएंगे उसके रीज़न क्या कारण थे। तो एक ये आपके पास अभिलेख की साक्ष्य भी है व्यापार का। बाकी मटेरियल जो मिला है उससे भी आप व्यापार के समीकरण को स्थापित कर सकते हैं। मेसोपोटामिया से जो आयातित वस्तुएं हैं वो मैंने आपको बताई। भारत से निर्यात की जाने वाली वस्तुएं जो मेसोपोटामिया है, बाकी जो सभ्यताएं थी उनके साथ जो भारत से चीज़ें निर्यात की जाती थी, उसमें मुख्य रूप से आपका उर्स एक तावे का श्रृंगारदान मिला है ना। तो श्रृंगारदान, तावे का श्रृंगारदान हड़प्पाई मूल की विशेषता है ना। सीप, हड्डियाँ, करकेतन आदि के मनके मिले हैं जो हड़प्पाई मूल के हैं। जो हड़प्पाई सभ्यता की पहचान है वैसे ही मनके मेसोपोटामिया के जो शहरों में मिले हैं, है ना। वहाँ का उर नामक बड़ा फेमस, मैंने अभी बताया, नगर है। इसके अलावा हाथी दांत की बनी हुई वस्तुएं जो हड़प्पाई सभ्यता की प्रमुख वस्तुएं होती थी, वो वस्तुएं आपके इन देशों से मिली हैं। मेसोपोटामिया हुआ, बहरीन हुआ, है ना, मध्य एशिया हुआ और मिस्र जैसे देशों से। तो ये हमारी चीज़ें अन्य देशों के लिए निर्यात की जाती थी। अगर आज के भाषा में व्यापार संतुलन की बात करें तो व्यापार संतुलन हड़प्पा सभ्यता के पक्ष में था, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की चीज़ें बाहर ज़्यादा मिली हैं, अन्य सभ्यताओं की हमारे यहाँ पे कम मिली हैं। इसका मतलब ये साबित होता है कि हमारे यहाँ से चीज़ें ज़्यादा निर्यात होती थी और आयात कम होता था। ठीक है। तो खजूर, विविध प्रकार की बहुत सारी सामग्री मिली हैं। लकड़ी भी, आवलूस की लकड़ी भी यहाँ से निर्यात की जाती थी। मोर पक्षी, कपास, ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ से अन्य देशों में निर्यात की जाती थी। ठीक। दक्षिणी तुर्कमेनिस्तान का एक अल्तीन द्वीप है, नगाजा, खापुर, ठीक है, इनसे सैंधवकालीन वस्तुओं के प्रमाण मिलते हैं। तो इनसे सब बहुत सैंधवकालीन वस्तुएं मिलती हैं, तो जिससे ये प्रतीत होता है कि यहाँ पर भी सैंधव सभ्यता का व्यापार होता था। फारस की खाड़ी में स्थित फैलका एक जगह है, ठीक है, यहाँ से भी हड़प्पाई मोहरें प्राप्त हुई हैं। यही सब सारे साक्ष्य ईरान के हिसार, सूसा, शाहदीप, है ना, शाहबाद आदि शहर हैं, वहाँ से भी ये हड़प्पाई वस्तुओं के साक्ष्य मिलते हैं। तो इनसे ईरान और फारस के साथ हमारे कनेक्टिविटी यानी व्यापार के प्रमाण मिलते हैं। बहरीन जो था, बहरीन का अभिलेखी साक्ष्य भी है। दिलमुन की पहचान किससे की गई है? बहरीन जो था वो मेसोपोटामिया और हड़प्पा सभ्यता के बीच एक बिचौलिए की तरह काम करता था, है ना, दोनों सभ्यताओं के बीच में पड़ता था बहरीन। तो यहाँ के जो हड़प्पा सभ्यता के व्यापारी बहरीन से और मेसोपोटामिया के व्यापारी बहरीन में मिलके एक दूसरे से चीज़ों का आदान प्रदान करते थे। तो यहाँ बहरीन में भी हमारे हड़प्पा सभ्यता की कुछ वस्तुएं मिलती हैं।
दूसरी बात, व्यापार का जो माध्यम था वो मतलब जो लेन देन था वो कैश नहीं था, वस्तु विनिमय के आधार पर व्यापार होता था। ठीक है। बहरीन हो गया। बहरीन हड़प्पा और मेसोपोटामी सभ्यता के बीच बिचौलिए की तरह थी। बहरीन के शहर रस अल कला, यहाँ से सैंदवकालीन सामग्री प्राप्त होती है। ठीक है। मिस्र में भी हड़प्पाई सभ्यता के साथ व्यापार के प्रमाण मिलते हैं, है ना। हड़प्पाई प्रकार की एक गुड़िया मिली है मिस्र में, और लोथल से प्राप्त एक गोरिल्ला की, मैंने बताया था लोथल से गोरिल्ला की मड मूर्ति मिली है ना। एक मम्मी की एक वहाँ का जो एक जीव है मम्मी, उसकी एक आकृति मिस्र का जो प्रमुख जीव है वो हमको लोथल से मिली है। तो इन सब चीज़ों से ऐसा लगता है कि मिस्र और हड़प्पा सभ्यता के बीच व्यापार होता था। तो इन सारी चीज़ों से मिस्र और हड़प्पा के बीच व्यापारिक संबंधों की पुष्टि होती है। आयातित वस्तुएं कहाँ से, हम कौन कौन सी चीज़ें आयातित करते थे, तो उनको भी मैंने थोड़ा सा इसमें डाल दिया है। टिन और चांदी ईरान, अफ़गानिस्तान से हम लोग आयातित करते थे। तावा विशेष रूप से राजस्थान का खेतड़ी जो तावे की खान है वहाँ से लेते थे, कुछ बलूचिस्तान से भी मंगाते थे। लाजवर्द वदक्स का जो अफ़गानिस्तान में है, यहाँ से हम लाजवत मणि मंगाते थे, है ना। मेसोपोटामिया से भी लाजवत मणि मंगाते थे। सेलखड़ी विशेष रूप से राजस्थान, गुजरात और बलूचिस्तान के क्षेत्रों से मंगाते थे। सोना अफ़गानिस्तान, फारस और दक्षिण भारत में कर्नाटक वगैरह यहाँ से मंगाते थे। शीशा भी राजस्थान, अफ़गानिस्तान, ईरान, दक्षिण भारत के क्षेत्रों से मंगाते थे। तो ये आयात की जाने वाली वस्तुएं थी जो विदेशी और भारत के क्षेत्रों से आयात की जाती थी अपने यूज के लिए। तो ये सारा आपका मटेरियल हड़प्पा सभ्यता का अन्य देशों के साथ या आंतरिक व्यापार की पुष्टि करता है। आंतरिक व्यापार भारत में ही जो हड़प्पा सभ्यता के जो स्थल थे, जैसे हड़प्पा का मोहनजोदड़ो, कालीबंगा से आपस में एक दूसरे के साथ वस्तु विनिमय के आधार पर होता था। इसके लिए आपके आंतरिक परिवहन के लिए घोड़ा गाड़ी, इक्का गाड़ी, ये सब प्रमाण मिलते हैं जिससे हमारे व्यापार की पुष्टि होती है। ठीक। तो उम्मीद करता हूँ कि हड़प्पा सभ्यता का जो व्यापार है वो आपको समझ में आया होगा, और अच्छा लगे वीडियो तो शेयर करिए, बाकी लोगों को भी शेयर करिए। इसी के साथ धन्यवाद। थैंक यू।